हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंतरकारी। लास्ट सेशन में हमने बात की थी कि कैसे कैसे लिथोस्फीयर का एवोल्यूशन हुआ। उसके बाद हमने बात की कि स्ट्रक्चरिंग ऑफ अर्थ कैसे स्टार्ट होती है। एक बार हम रिवाइज कर सकते हैं क्विकली। एवोल्यूशन में सबसे पहले तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता गया, जो डेंसिटी थी वो भी इंक्रीज होती गई। अब पार्टिकल्स की अलग अलग डेंसिटी होने लग गई। तो जिन पार्टिकल्स की ज्यादा डेंसिटी, जिन मटेरियल की ज्यादा डेंसिटी थी, वो कोर की तरफ मूव करने लग गए। हेवियर मटेरियल, फॉर एग्जांपल आयरन, और अर्थ के कोर की तरफ हमें अभी भी मिलते हैं, जैसे हम नाइफ बोलते हैं, निकल और आयरन। और जो मटेरियल थे जिनकी डेंसिटी थोड़ी कम थी, वो ऊपर की तरफ ही रह गए। फॉर एग्जाम्पल सिलिका या फिर एल्यूमिनियम, हम ऊपर की तरफ हमें मिलते हैं। इसके बाद हमने बात की थी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ की। स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में क्रस्ट आता है सबसे अपर मोस्ट, देन मैंटल आता है, एंड देन कोर आता है। क्रस्ट की अगर हम बात करते हैं, क्रस्ट में अपर क्रस्ट है, लोअर क्रस्ट है। इट कंस्टिट्यूट्स 1% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम एंड 0.5% ऑफ द अर्थ मास। क्रस्ट में भी दो पार्ट होते हैं, एक ओशियनिक क्रस्ट होती है और एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है। ओशियनिक क्रस्ट थिनर होती है 5 किलोमीटर्स तक, एंड जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो थिकर होती है 30 किलोमीटर्स तक। बट अगर जैसे माउंटेनियस रीजन्स में हम देखते हैं, हिमालयन रीजन, वहां वहां पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो थिकनेस है वो 70 किलोमीटर्स तक भी चली जाती है। इसके बाद अगर कॉम्पोजिशन की बात करते हैं क्रस्ट में, तो सियाल हमें याद रखना है। सियाल स्टैंड्स फॉर सिलिका एंड एल्यूमिनियम। ये मेजर एलिमेंट्स हैं जो हमें क्रस्ट में मिलते हैं। इसके बाद हमने बात की क्रस्ट में अपर क्रस्ट भी होती है और लोअर क्रस्ट भी होती है। इनके बीच में भी डिसकॉन्टिन्यूटीज जो होती हैं, अलग अलग पार्ट्स को डिफरेंशिएट करती हैं। उनके दो दो डिसकॉन्टिन्यूटीज हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक तो कॉनराड डिसकॉन्टिन्यूटी और एक मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी। अब ये जो कॉनराड डिसकॉन्टिन्यूटी है, ये हम क्रस्ट में सबसे जो सरफेस से नीचे की तरफ जाते हैं कोर की तरफ, तो सबसे पहली डिसकॉन्टिन्यूटी आती है, जो कि डिफरेंशिएट करती है बिटवीन द अपर क्रस्ट एंड द लोअर क्रस्ट। तो अपर एंड लोअर क्रस्ट के बीच में कॉनराड डिसकॉन्टिन्यूटी है। और फिर जो क्रस्ट है पूरा और जो मैंटल है, उसके बीच में जो डिसकॉन्टिन्यूटी होती है उसको मोहो बोलते हैं। तो कॉनराड, अपर और लोअर क्रस्ट, मोहो पूरा क्रस्ट और मैंटल के बीच में जो डिसकॉन्टिन्यूटी होती है। अब हमने बात कर ली थिकनेस की। हमने देख लिया कि जो ओशियनिक क्रस्ट होती है वो पतली होती है, एंड जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है वो थिकर होती है। डेंसिटी की अगर हम बात करते हैं, तो जो डेंसिटी होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की 2.7 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। एंड ओशियनिक क्रस्ट की हम डेंसिटी देखते हैं, तो वो इससे ज्यादा होती है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की कम होती है, ओशियनिक क्रस्ट की ज्यादा होती है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का ग्रेनाइटिक कॉम्पोजिशन होता है, जिसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ, अगर हम ओशियनिक क्रस्ट से कंपेयर करते हैं तो लाइटर मटेरियल, हमें लाइटर एलिमेंट्स यहाँ पे मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेनाइट या फिर क्वार्ट्ज या फिर पायरोक्सीन। उसके बाद एल्यूमिनियम, सोडियम, पोटेशियम, ये हमें ज्यादा मिलते हैं। ओशियनिक क्रस्ट की बात करते हैं तो आयरन में रिच होता है, मैग्नीशियम में रिच होता है, जो कि हेवियर मटेरियल होते हैं। इफ यू कंपेयर इट टू ग्रेनाइट, तो इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। तो ये डायग्राम में हम देख सकते हैं कि कोर में हमें नाइफ, दैट इज निकल एंड आयरन, सीमा सिलिका एंड मैग्नीशियम, जो कि मैंटल में मिलता है, एंड देन क्रस्ट में हम देख सकते हैं सियाल, सिलिका एंड एल्यूमिनियम। इसके बाद हम मैंटल पे आ जाते हैं एक बार। मैंटल मैंटल यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये हमारा क्रस्ट है। क्रस्ट के जस्ट थोड़ा सा नीचे हम देखते हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये अपर मोस्ट मैंटल है। अपर मोस्ट मैंटल सॉलिड होता है, एंड इस अपर मोस्ट मैंटल के लेयर के नीचे एस्टेनोस्फेयर होता है, जो कि सेमी सॉलिड होता है, पार्शियली मेल्टेड हम देख सकते हैं इसको। इसके बाद मैंटल में दो और लेयर रह जाती हैं, एक तो अपर मैंटल फिर लोअर मैंटल, एंड देन कम्स द आउट कोर। कोर के भी दो पार्ट होते हैं, एक तो आउटर कोर और एक इनर कोर। एंड ये हमें यहाँ पे याद रखना है कि जो आउटर कोर है वो सारी लेयर्स में से एक अकेली ऐसी लेयर है जो कि लिक्विड फॉर्म में। जो एस्टेनोस्फेयर है वो भी कंप्लीटली लिक्विड फॉर्म में नहीं है, वो सेमी सॉलिड हम उसको बोलते हैं। है वो सॉलिड ही, बट वो बिहेव करती है लिक्विड की तरह। तो मैंटल की अगर बात करते हैं, मैंटल एक्सीड फ्रॉम मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी टू 2900 किलोमीटर्स। 2900 किलोमीटर्स, मोहो से लेके 2900 किलोमीटर्स तक मैंटल है। हमने मैंटल के अंदर भी अलग अलग लेयर्स के बारे में बात कर ली।
इसके बाद जो मैंटल है, इट कंसिस्ट ऑफ 84% ऑफ अर्थ वॉल्यूम एंड 67% ऑफ अर्थ मास। तो 84% अर्थ की वॉल्यूम एंड 67% अर्थ का मास, ये मैंटल कंपोज करता है। इसके बाद सीमा, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम हमने देख लिया। अब जो पोर्शन है ऑफ द मैंटल विच इज जस्ट बिलो द लिथोस्फेयर एंड एस्थेनोस्फेयर, लिथोस्फेयर और एस्थेनोस्फेयर के नीचे जो एरिया है इसको हम मेसोस्फेयर बोलते हैं, कोर तक। तो जो लोअर और अपर मैंटल वाला ये जो पोर्शन है इसको हम मेसोस्फेयर बोलते हैं। इसके बाद अगर डेंसिटी की बात करते हैं तो जैसे जैसे हम कोर की तरफ जा रहे हैं हमारी डेंसिटी इंक्रीज होती जा रही है। एंड फिर जो अपर मैंटल और लोअर मैंटल है उनको जो डिफरेंशिएट करता है वो है मोहोरोविक डेंसिटी, मोहोरोविक डिसकॉन्टिन्यूटी अपर और लोअर मैंटल के बीच में। इसके बाद हम बात करते हैं एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर एक विस्कस, डक्टाइल और सेमी सॉलिड मटेरियल की लेयर है जो कि जिसके ऊपर लिथोस्फेयर है एंड जिसकी वजह से जिसके ऊपर लिथोस्फेयर एक तरीके से मूव कर रहा है। अब ये बिहेव तो करती है, ये है तो सॉलिड बट ये बिहेव करती है लिक्विड की तरह। लिक्विड की, यहाँ पे लिक्विड का सोर्स क्या है, यहाँ पे मैग्मा जो होता है वो बेसिकली मूव करता है। एंड उस मूवमेंट की वजह से अर्थ की जो मैग्नेटिक, नहीं सॉरी वो यहाँ पे नहीं है कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मैग्मा का सोर्स, जो मेन सोर्स है वो एस्थेनोस्फेयर है, 440 किलोमीटर थिक, हम इसकी थिकनेस बोल सकते हैं। अब इसको समझने के लिए हम एक बार विजुअलाइज कर सकते हैं कि है तो सॉलिड बट बिहेव करता है लिक्विड की तरह। आप इसमें टूथपेस्ट को सोच के देख सकते हो कि वो होता सॉलिड, थोड़ा सॉलिड फॉर्म में ही है बट फिर भी वो मूव कर सकता है थोड़ा बहुत लिक्विड की तरह। तो सेमी सॉलिड हम उसको बोल सकते हैं एस्थेनोस्फेयर को। इसके बाद हम हाँ, जाते हैं। ये बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर की साइड जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। हम्म। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो अर्थ के अंदर मेटल है वो मेल्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो इस तरह की फॉर्म में हो जाता है, ना वो सॉलिड होता ना वो लिक्विड होता। जैसे हम हनी को देखते हैं, ना वो सॉलिड में आता है प्रॉपर, ना वो लिक्विड में आता है, लेकिन वो विस्कस होता है कि मूव कर सकता है। तो उसी तरह की कंडीशन यहाँ पे बनती है। वो टेम्परेचर इतना इंक्रीज हो जाता है कि ना हम्म। वो पूरी तरह सॉलिड में रह पाते ना लिक्विड में। हाँ जी। तो इसके बाद रहता है कोर। कोर में आउटर कोर एंड देन इनर कोर। इनर कोर पे हम देख सकते हैं टेम्परेचर जहाँ पे सबसे ज्यादा होता है 3000 डिग्री सेल्सियस टू 5000 डिग्री सेल्सियस। कोर में अगर बात करते हैं तो आउटर कोर जो कि सिर्फ एक अकेली ऐसी लेयर है हमारे अर्थ के इंटीरियर में जो कि लिक्विड स्टेज में है। यहाँ पे जो डेंसिटी है कोर और मैंटल की बाउंड्री पे 5 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। एंड सेंटर पे अगर हम बात करते हैं तो डेंसिटी होती है 13 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। बेसिकली कोर जो है नाइफ, दैट इज निकल एंड आयरन से बनी होती है, हेवी मटेरियल्स, जो कि हमने देखा कैसे कैसे एवोल्यूशन के टाइम पे हैवी मटेरियल्स कोर की तरफ चले गए थे। बैरिस्फीयर हम इसको बोलते हैं, जो कोर का जो अर्थ का इंटीरियर है या फिर जो कोर है अर्थ का उसको हम बैरिस्फीयर बोलते हैं। इसके बाद बात आती है, कोर में भी दो पार्ट होते हैं, एक तो आउटर कोर और एक इनर कोर। अब आउटर कोर जो होता है वो तो लिक्विड फॉर्म में होता है बट इनर कोर सॉलिड होता है। इनर कोर जो है वो इट इज लाइक अ सॉलिड बॉल। ऐसा क्यों होता है? अब टेम्परेचर तो यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है और मटेरियल यहाँ पे भी सेम ही है, तो ये क्यों सॉलिड है और ये क्यों लिक्विड है? तो जो इनर कोर है वहां पे टेम्परेचर तो इंक्रीज हो ही रहा है नो डाउट, बट जो प्रेशर है वो इतना ज्यादा होता है कि जो मटेरियल है आयरन और निकल है वो सॉलिडिफाई हो जाता है इतने ज्यादा प्रेशर की वजह से। एंड इसी का ही रीजन है कि थोड़ा सा कंपैरेटिवली जो कम प्रेशर होता है आउटर कोर में, जिस उसी की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज है बट प्रेशर उतना नहीं है कि वो उसको कंसोलिडेट कर दे रहा है, इसलिए वो लिक्विड फॉर्म में है। इट इज कम्पोज ऑफ आयरन एंड निकल। एक्सट्रीम टेम्परेचर हमने देख लिया जिसकी वजह से लिक्विड फेज बनाए रहता है। इसी का मूवमेंट जो होता है आउटर कोर में, जो आयरन और निकल मूव कर रहा है उसी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की वो जनरेट होती है। एंड जो इनर कोर है वो सॉलिड बॉल है, इंटेंस प्रेशर की वजह से सॉलिडिफाई हो रखा है। अभी मतलब एक साइंटिस्ट जो है वो डिस्कवरी कर रहे हैं बट अभी श्योर नहीं है, तो ऐसा बोला जा रहा है कि जो इनर कोर है जो कि अभी सॉलिड है वो भी धीरे धीरे जो लिक्विड आउटर कोर की जो बाउंड्री है वहां पे लिक्विड में कन्वर्ट होता जा रहा है। बट अभी भी ये जो ग्रेजुअल इंटीरियर कूलिंग हो रही है इसके हमारे पास एविडेंसेस नहीं है।
यहाँ पे हम एक बार बात कर सकते हैं सारी डिसकॉन्टिन्यूटीज के बारे में जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के लिए भी। तो सबसे ऊपर हमने बात कर लिया कॉनराड डिसकॉन्टिन्यूटी अपर और लोअर क्रस्ट के बीच में। देन मोहो जो कि क्रस्ट और मैंटल अपर मोस्ट मैंटल के बीच में होती है। देन कम्स एस्थेनोस्फेयर और अपर मैंटल के बीच में रेपिटी डिसकॉन्टिन्यूटी, एस्थेनोस्फेयर और अपर मैंटल के बीच में। देन अपर मैंटल और लोअर मैंटल के बीच में मोहो रोविक डिसकॉन्टिन्यूटी। एंड देन कम्स लोअर मैंटल और आउटर कोर के बीच में जो डिसकॉन्टिन्यूटी है एट 2900 किलोमीटर ग्यूटेनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी। एंड देन जो लास्ट होती है वो होती है लेमैन डिसकॉन्टिन्यूटी दैट इज बिटवीन द आउटर कोर एंड द इनर कोर। तो ये डिसकॉन्टिन्यूटीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, इनको हम एक बार देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं लिथोस्फेयर। अब लिथोस्फेयर क्या होता है? जो क्रस्ट होता है और जो अपर मोस्ट मैंटल का पार्ट होता है मिलके वो लिथोस्फेयर बनाता है। ये जो क्रस्ट है और ये जो अपर मोस्ट सॉलिड पार्ट है मैंटल का, ये मिला के लिथोस्फेयर बनाता है। अब लिथोस्फेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ एंड हमने देख लिया क्रस्ट और टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ मैंटल। एवरेज थिकनेस इसकी 70 किलोमीटर्स तक होती है, बट ये भी डिफरेंट डिफरेंट ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग डाइवर्सिफाइड है। उसके बाद मिड ओशियनिक रिजेस, ये सब जो ओशियनिक क्रस्ट में हमें मिलता है ये लिथोस्फेयर में ही होता है। इसकी डेप्थ की अगर हम बात करते हैं तो 0 to 100 किलोमीटर्स तक इसकी डेप्थ है। इसके बाद ये इसी लेयर में जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जो माउंटेन बिल्ड होते हैं, कंप्रेशन डीकंप्रेशन फोर्सेस लगते हैं, ओशियनिक ट्रेंच का फॉर्मेशन होता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है जो टेक्टोनिक प्लेट्स के हिलने की वजह से होता है, वो सब इसी लिथोस्फेयर लेयर में होता है। अगर लिथोस्फेयर लेयर की बात करें तो ग्रेनाइटिक रॉक्स होती हैं और बेसाल्टिक रॉक्स होती है लिथोस्फेयर, जो कि हमने देखा था कि लाइटर रॉक्स होती है इसलिए ऊपर के सरफेस की तरफ हमें मिलती है। इसके बाद बात करते हैं रॉक। अब रॉक में भी अलग अलग टाइप होते हैं, 3 टाइप होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक। अब ये एक इंपॉर्टेंट डायग्राम हो जाता है, यहाँ पे हम देखते हैं कैसे इग्नियस रॉक मैग्मा सॉलिडिफिकेशन से बन रही हैं, फिर सेडिमेंट्स जो है उनसे सेडिमेंट्री रॉक्स बन रही हैं। एंड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे हो जाता है कि जितनी भी इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स है वो सारी की सारी मेटामॉर्फिक रॉक्स हो सकती हैं। बट जो मेटामॉर्फिक रॉक्स है ऐसा वाइस वर्सा हम नहीं बोल सकते, बट जितनी भी इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं उनको हम मेटामॉर्फिक रॉक्स भी बोल सकते हैं कुछ कुछ कंडीशंस के अंदर। तो अब सबसे पहले आती है इग्नियस रॉक। तो इग्नियस रॉक्स ऐसी रॉक्स होती है जो कि मैग्मा जब सॉलिडिफाई हो रहा है, कूल डाउन हो रहा है, उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर बन रहा है कूल डाउन होने के बाद, उनको हम इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। इनमें कोई भी फॉसिल नहीं होता, प्रॉपरली लावा या मैग्मा जो बोलते हैं उसकी सॉलिडिफिकेशन से बनती है। इसमें भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। सबसे पहला मिनरल कंटेंट के बेसिस पे अगर हम देखें तो एसिडिक रॉक और बेसिक रॉक। तो फॉर्म तो ये लावा के सॉलिडिफिकेशन से ही हो रही है। इसमें जो इनका कॉम्पोजिशन है जिसमें सिलिका ज्यादा है उसको एसिडिक रॉक हम बोलते हैं, जो ज्यादा जो कम डेंस है और लाइटर है कलर में, एग्जाम्पल हम ग्रेनाइट देख सकते हैं। बेसिक रॉक जिसमें बेसिक ऑक्साइड ज्यादा है, आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, इनका कलर डार्कर होता है और भी ज्यादा डेंसर होती हैं। एन एग्जाम्पल हम देख सकते हैं बसाल्ट। तो एसिडिक में ग्रेनाइट और बेसिक में बसाल्ट, मिनरल कंटेंट के ऊपर। अब अगर बात करते हैं ओरिजिन कैसे हुआ, तो ओरिजिन के बेसिस पे भी 2 टाइप होते हैं, एक तो प्लूटोनिक रॉक और एक वॉल्केनिक रॉक। अब दोनों सॉलिडिफिकेशन से ही बन रहे हैं लावा के, बस एक डिफरेंस होता है कि वो सॉलिडिफिकेशन कहाँ पे हो रहा है। अगर वो सॉलिडिफिकेशन लावा का सरफेस के अंदर हो रहा है, अंडरग्राउंड हो रहा है, तो प्लूटोनिक रॉक बन जाता है। एंड अगर जो लावा है वो सॉलिडिफाइड सरफेस के ऊपर हो रहा है तो वो वॉल्केनिक रॉक बन जाता है। अब प्लूटोनिक रॉक हमें कैसे पता चलता है? ये बेसिकली अंडरग्राउंड होते हैं, जैसे जैसे इरोजन और डेन्यूडेशन के प्रोसेसेस होते हैं वैसे वैसे ये सरफेस पे एक्सपोज होते हैं प्लूटोनिक रॉक, जो कि अंडरग्राउंड सॉलिडिफिकेशन से बनते हैं। इनको प्लूटोनिक क्यों बोलते हैं करुणा? और एक बार ना साथ में ये भी बताते जाओ जो आपने टाइप्स ऑफ रॉक्स बताए हैं हाँ जी। इंडिया में कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। ओके, वो आप एक बार चेक कर लो साथ साथ में, रॉक की कहाँ कहाँ मिल रहा है ये मैं बता दूंगी। उसका जो मानसी आप बोल रहे हो ना, उसका इंडिया का वो सेपरेट इंडियन सीरीज ज्योग्राफी में हो जाएगा। व्हाट्स ऑफ स्फीयर है इसमें।
हैदराबाद में वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोज पोर्शन ऑफ बैटुलिथ भोंगिर आउटसाइड ऑफ हैदराबाद, वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोजर। तो प्लूटोनिक और वॉल्केनिक में हमने डिफरेंस देख लिया कि कहाँ पे सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, अंडरग्राउंड हो रहा है प्लूटोनिक में, और वॉल्केनिक में सरफेस के ऊपर हो रहा है। इसी वजह से इन दोनों को अलग, बस यही एक डिफरेंस होता है दोनों में। वॉल्केनिक रॉक्स का हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, बहुत ज्यादा फेमस है कॉसवे। तो इसमें ये बोल सकते हैं कि जो डाइक्स और सिल है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्लूटोनिक रॉक, हाँ डाइक फॉर्मेशन, हाँ, सिल वो फॉर्मेशन, क्योंकि वो अंडरग्राउंड। क्योंकि अंदर में। हम्म। हाँ ठीक। तो एग्जाम्पल जो ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, डियोराइट, उसके व्हेन बाद मामा कूल्स अंडर प्रेशर। हम्म, ठीक है। तो वॉल्केनिक रॉक्स में ये एग्जांपल देख सकते हैं, पॉलीगन कॉलम्स जो कि बहुत ज्यादा फेमस है, एंट्रिन, जायंट्स ऑफ कॉसवे, ये वॉल्केनिक रॉक का एग्जांपल हो जाता है कि सरफेस के ऊपर ये सॉलिडिफिकेशन हो रखा है। इसके बाद इंडिया में डेक्कन प्लेट्यू एग्जांपल हो जाता है, फिर कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू यूएसए में, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जो मोल्टन लावा है वही डाइक्स और सिल्स भी फॉर्म करता है, ये डाइक्स और ये सिल्स। अब अर्थ का जो सरफेस होता है इसके अंदर कुछ क्रैक्स होते हैं, कुछ स्पेस होती है। अब ये जो मोल्टन लावा है, ये जैसे जैसे अर्थ के सरफेस के अंदर सिंक डाउन करता जाएगा, तो जो क्रैक्स है उनकी शेप में ये सॉलिडिफाई होता जाएगा। अब जो लावा सॉलिडिफाई हो रहा है ऐसे वर्टिकल वॉल लाइक स्ट्रक्चर में, वो उसको हम डाइक्स बोलते हैं। एंड जो ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सॉलिडिफाई हो रहा है उसको हम सिल्स बोलते हैं। अगर सिल्स में बहुत पतली शीट लाइक स्पेस में ये अगर सॉलिडिफाई हो रहा है तो उसको शीट्स बोलते हैं। तो सिर्फ यही डिफरेंस होता है डाइक्स और सिल्स में। परपेंडिकुलर होता है ग्राउंड से डाइक्स, वर्टिकल वॉल लाइक डायरेक्शन में सॉलिडिफाई होता है। वेस्टर्न महाराष्ट्र एरिया में बहुत ज्यादा मिलता भी है हमको। डेक्कन ट्रैप, उसके बाद क्लेवलैंड डाइक ऑफ यॉर्कशीर इंग्लैंड में, ये डाइक का एक फेमस एग्जांपल हो जाएगा। इसके बाद सेल्स हॉरिजॉन्टल बॉडीज होते हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, दोनों ही इंट्रूसिव होते हैं, दोनों ही अंदर होते हैं ग्राउंड के। इसके बाद अगर थिनर वन को हम शीट्स बोल देते हैं सिल्स में, तो ये डाइक्स हो गया और ये सिल्स हो गया। इसके बाद आते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स, ऐसे रॉक्स जो कि सेडिमेंट के एक्यूमुलेशन से बन रहे हैं। कौन कौन लेके आ रहा है अब इन एक्यूमुलेशन सेडिमेंट्स को? स्ट्रीम्स के थ्रू, ग्लेशियर्स के इसमें थ्रू। बस ऊपर पूछना था कि ऊपर जो परपेंडिकुलर लिखा हुआ है, अगर थोड़ा सा अगर टिल्ट होगा तो वो भी डाइक ही कहलाएगा। हाँ, डाइक ही बोलेंगे उसको भी। तो इसका मतलब सिल हो गया कि हॉरिजॉन्टल, एग्जैक्ट हॉरिजॉन्टल 180 हाँ। डिग्री में। हम्म। अब बाकी जो भी रहेगा वो सब डाइक करेगा। हाँ जी, और लैकोलिथ, ये सब लैकोलिथ ये बाद में और हो जाएगा ये। ठीक। लैंड फॉर्म्स में आ जाएगा। सेडिमेंट्री रॉक्स जो सेडिमेंट एक्यूमुलेशन से बन रहा है, अब कौन लेके आ रहा है सेडिमेंट्स को? स्ट्रीम्स, ग्लेशियर्स, विंड या फिर एनिमल या कोई और एजेंट, उनके थ्रू जो ये फाइन ग्रेन्ड और कोरस सेडिमेंट्स है उनको मिला के हम रॉक बन जाती हैं। अब इस प्रोसेस को हम लिथिफिकेशन बोलते हैं, जहाँ पे सेडिमेंट से रॉक बन रहा है उस प्रोसेस को लिथिफिकेशन बोलते हैं। एक ही फोर्स यहाँ पे लग रहा होता है, कॉम्पैक्शन फोर्स। बेसिकली जो सेडिमेंट्स है नीचे की तरफ, नीचे हमारे अर्थ के सरफेस में है, उनके ऊपर बहुत सारी लेयर्स होती हैं। बहुत सारी लेयर्स की वजह से उनके ऊपर फोर्स लगता है, उस फोर्स की वजह से वो जो ग्रेन्स हैं और भी ज्यादा कॉम्पैक्ट होती जाती हैं, पास आती जाती हैं। जो पोर का स्पेस है उनके बीच में और भी कम होता जाता है। जो ग्राउंड वाटर होता है वो भी धीरे धीरे उसमें से निकलने लगता है। एंड धीरे धीरे कॉम्पैक्शन फोर्स की वजह से जो सेडिमेंट्स हैं वो रॉक बनने लगते हैं। तो इसको हम लिथिफिकेशन बोलते हैं। उसके बाद टाइप आ जाते हैं अलग अलग सेडिमेंट्री रॉक्स में भी, कि मैकेनिकली फॉर्म हो रही है, केमिकली फॉर्म हो रही है, ऑर्गेनिकली फॉर्म हो रही है। तो मैकेनिकली में एक्यूमुलेशन होता है, जैसे लिथिफिकेशन हमने देखा, उसका एग्जांपल हो जाएगा सैंडस्टोन, जो कि ग्रेन से बना होता है, अलग अलग ग्रेन के एक्यूमुलेशन से बना हुआ है, तो मैकेनिकली प्रोसेसेस से फॉर्म हुआ है। इसके बाद ऑर्गेनिकली कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डिपोजिशन हो रहा है उसके ऊपर। उसके बाद इवापोरेशन, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, फॉर एग्जांपल कोरल्स या फिर शेल फिश, इनके वजह से जो कॉम्पोजिशन चेंज आ रहा है सेडिमेंट्री रॉक के जो रॉक के स्ट्रक्चर पे, उनसे ये बनती है। इसका एग्जांपल ले सकते हैं लाइमस्टोन या फिर चॉक। इसके बाद केमिकली
जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनकी वजह से जो केमिकल कॉम्पोजिशन में चेंज आ रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है या फिर सेक्रीशन हो रहा है किसी केमिकल का उस रॉक के सरफेस पे, उसकी वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं, तो केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक, जिप्सम, पोटैश, नाइट्रेट, ये सब एग्जाम्पल बन जाते हैं। रॉक सॉल्ट जो कि सी बेड से हमें मिलता है, वो एग्जाम्पल हो जाता है सेडिमेंट्री रॉक का। तो 3 टाइप हमने देख लिए, एक मैकेनिकली सैंडस्टोन, फिर ऑर्गेनिकली लाइमस्टोन एग्जाम्पल, और केमिकली पोटैश, जिप्सम, नाइट्रेट। इसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स में हमने देखा था कि सारे इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं उनको हम मेटामॉर्फिक रॉक कह सकते हैं। ये ऐसे रॉक हैं जिन पे बार बार जब हीट और प्रेशर लग रहे हैं, हीट और प्रेशर की वजह से जो चेंजेस आ रहे हैं, उनकी वजह से ये रॉक फॉर्म होते हैं। उनकी वो हीट और प्रेशर की वजह से और भी ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे पीसेस में बेसिकली ये कम होते जाते हैं, कंपैक्ट होते जाते हैं। तो देख सकते हैं क्ले जो कि एक सेडिमेंट्री रॉक है, वो धीरे धीरे हीट और प्रेशर लगने की वजह से स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है। ग्रेनाइट इग्नियस रॉक है और जेनिस में कन्वर्ट हो जाता है। कोल सेडिमेंट्री रॉक है, धीरे धीरे ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है हीट और प्रेशर लगने की वजह से। तो ये होते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। इसके बाद आता है रॉक की टाइमलाइन, कि कैसे कैसे अलग अलग टाइम पे कौन कौन से रॉक सिस्टम धीरे धीरे इमर्ज हुए। प्री कैम्ब्रियन जो कि 600 to 3500 मिलियन ईयर्स अगो आए। इंडिया में इसका एग्जांपल आर्कियन रॉक, आर्कियन सिस्टम है, दैट इज द ओल्डेस्ट रॉक फॉर्मेशन ऑफ इंडिया। उसके बाद कैलेडोनियन रॉक सिस्टम जो कि 320 मिलियन ईयर्स अगो पहले आया। उसके बाद इसका एग्जाम्पल है स्कैंडिनेविया और स्कॉटलैंड, वहां पे जो माउंटेनियस सिस्टम फॉर्म हुआ था वो। उसके बाद हरकेनियन जो कि 240 मिलियन ईयर्स अगो पहले आया, यूरल माउंटेन्स, वेल्श हाईलैंड्स ब्रिटेन में, एपेलाकियंस अमेरिका में। इसके बाद अल्पाइन सिस्टम जो कि यंगेस्ट सिस्टम हम बोलते हैं, 30 मिलियन ईयर्स अगो आया। इसमें एग्जाम्पल एल्प्स, हिमालयाज, एंडीज, रॉकीज। हिमालय जो कि वर्ल्ड का यंगेस्ट माउंटेन सिस्टम है, यंग फोल्ड माउंटेन्स हम इनको बोलते हैं। तो ये 4 से 5 हमारे रॉक की टाइमलाइन में हम देख सकते हैं, प्री कैम्ब्रियन, कैलेडोनियन, हरकेनियन एंड देन एल्पाइन जो कि यंगेस्ट सिस्टम है अभी। इसके बाद माउंटेन टाइप्स आते हैं। माउंटेन टाइप्स में फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं। इसके बाद एक दो और टाइप होते हैं, वॉल्केनिक और रेसिडुअल माउंटेन्स। तो सबसे पहले आते हैं फोल्ड माउंटेन्स जो कि फोल्ड से बन रहे हैं। तो बेसिकली लार्ज स्केल अर्थ मूवमेंट जब हो रही है, कंप्रेशन जब लग रहा है, उसकी वजह से फोल्ड या व्रिंकल की फॉर्म में जो ये वेव लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, इससे जो माउंटेन बनते हैं उसको फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। ये रिच होते हैं पेट्रोलियम रिसोर्सेज में, कॉपर में, टिन में। इसके एग्जाम्पल हम देख सकते हैं हिमालय, एंडीज, एल्प्स, जो यंग फोल्ड माउंटेन्स हम हिमालय को बोलते हैं। इसमें भी अब दो एक टर्म होते हैं, एंटीक्लाइंस और सिंक्लाइंस। एंटीक्लाइंस मतलब अब जब ये फोर्स लग रहा है, कंप्रेस हो रहा है और वेव लाइक स्ट्रक्चर ये जो जनरेट हो रहा है, इसमें जो अपर मोस्ट क्रस्ट जिसको हम बोलते हैं, जो टॉप मोस्ट पार्ट है वेव का, जिससे हिल क्रिएट हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, उसको एंटीक्लाइंस बोलते हैं। एंड कंप्रेशन की वजह से जब नीचे की तरफ ये रॉक सिस्टम जा रहा है, जो ट्रो बोलते हैं नीचे वाला पार्ट, वैली फॉर्म हो रही है फॉर एग्जाम्पल, उसको सिंक्लाइन बोलते हैं। तो फोल्ड माउंटेन्स में ये इंपॉर्टेंट चीजें हो गई। एक तो ओवरलाइंग एक तरीके से फोल्ड सिस्टम बनता जा रहा है कंप्रेशन फोर्सेस की वजह से। टिन, कॉपर, पेट्रोलियम रिसोर्सेज में रिच होते हैं, हिमालय एग्जाम्पल। एंटीक्लाइंस और सिंक्लाइंस, अपवर्ड हिल फॉर्म हो रही है तो एंटीक्लाइन, डाउनवर्ड वैली फॉर्म हो रही है तो सिंक्लाइन। इसके बाद अलग अलग टाइप के फोल्ड आ जाते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख सकते हैं। सिंक्लाइन यहाँ पे देख सकते हैं नीचे वाला, और एंटीक्लाइन ऊपर वाला फोल्ड। फिर और प्रेशर लगता है तो एसिमेट्रिक फोल्ड बनता जाता है, उसके ऊपर और प्रेशर लगता है तो ओवर फोल्ड। फिर ऐसे ही करते करते जितना ज्यादा प्रेशर उसके ऊपर बढ़ता जाता है, वो फोल्ड का जो शेप है वो और भी ज्यादा चेंज होती जाती है। एंड जो टॉप होता है कि बिल्कुल हमारा फॉल्ट लाइन तक आ गया, इसके बाद और प्रेशर लगेगा तो वो झेल नहीं पाएगा, तो नैप बोलते हैं इसको। ओवर राइडिंग पोर्शन, जो बाकी का सरफेस है उसके ऊपर जो पूरा रॉक सिस्टम है ओवर राइड करिए एक तरीके से कंप्रेशन फोर्सेस की वजह से। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यहाँ पे फोल्ड। इंडिया में जो हिमालयस की बात करते हैं तो उसमें कौन सी प्लेट सबडक्ट होती है, कौन सी फोल्ड होती है इसमें?
ये आप एक बार देख के बता दो। इंडियन प्लेट होगी, इंडियन तो है, एक इंडियन और प्लेट फोल्ड होती है। हिमालय सबडक्शन जोन व्हेन यूरेशियन इंडियन प्लेट कोलाइड। इंडियन प्लेट, हाँ वो बोले, एक और जो है। लोअर पार्ट ऑफ इंडियन द प्लेट इंडियन प्लेट स्लाइड्स बीनीथ द तिबेटियन प्लेट। हाँ, तो इंडियन प्लेट सबडक्ट हो रही है, यूरेशियन हाँ। फोल्ड हो रही है। हाँ। ठीक है। हम्म। फिर आते हैं ब्लॉक माउंटेन। ब्लॉक माउंटेन जो कि अर्थ के क्रस्ट में क्रैक होते हैं, उसकी वजह से जो सबसिडेंस होता है, जो पास आसपास वाला एरिया जब ऊपर उठ रहा है, या फिर जो क्रैक वाला पोर्शन है वो ऊपर उठ रहा है, उसकी वजह से ये ब्लॉक माउंटेन्स फॉर्म होते हैं। तो तीन कंडीशन हम बेसिकली बोलते हैं जिसकी वजह से ये ब्लॉक माउंटेन्स फॉर्म हो सकते हैं। पहला कंडीशन जिसमें साइड वाला पार्ट स्टेबल है और जो बीच बीच वाला पार्ट है ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, जिसको हॉर्स टर्म बोलते हैं, ऊपर की तरफ जो मूव कर गया है, तो ये हमारा ब्लॉक माउंटेन फॉर्म हो गया है। दूसरा पार्ट की जो बीच वाला पोर्शन है ये स्टेबल है, बट क्रैक्स की वजह से जो साइड वाला पोर्शन है वो नीचे की तरफ मूव कर गया है, इसकी वजह से ये ब्लॉक माउंटेन फॉर्म हो गया है। और इसी की वजह से हम देखते हैं कि रिफ्ट वैली भी फॉर्म होती है। अब यहाँ पे जो बीच वाला पोर्शन है क्रैक्स की वजह से जब वो नीचे की तरफ मूव कर जा रहा है फोर्सेस लगने की वजह से, ये ब्लॉक माउंटेन्स बन गए हमारे साइड में, बट जो नीचे पोर्शन चला गया, ये जो वैली बन गई है ये रिफ्ट वैली बन गई है। तो ये तीन कंडीशंस होती है जिसमें ब्लॉक माउंटेन्स फॉर्म होते हैं। एक तो जिसमें ऊपर वाला पोर्शन जो है, नीचे बीच में वाला पोर्शन है क्रैक्स का, वो ऊपर मूव कर रहा है। दूसरी कंडीशन में साइड वाला पोर्शन नीचे मूव कर रहा है एंड बीच वाला पार्ट स्टेबल है, ब्लॉक माउंटेन्स फॉर्म होते हैं। एंड एक कंडीशन जिसमें रिफ्ट वैली भी फॉर्म होती है, जिसमें जो क्रैक्स हैं, जो बीच वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है एंड जो ब्लॉक माउंटेन्स है वो ऐसे इंटैक्ट है। तो ब्लॉक माउंटेन्स भी फॉर्म होते हैं, रिफ्ट वैली भी फॉर्म होती है। तो वहां पे हम यही देख रहे हैं, जो अप थ्रोन ब्लॉक होता है उसको हॉर्स। इससे हम्म। इसे पूछना था कि ऊपर कैसे जाएगा, ऊपर का रिवर। हाँ, हॉर्स फॉर्मेशन कैसे होगा अगर दोनों कन्वर्ज नहीं होगा, दे मूव अपार्ट, तो इट कॉजेज अ क्रैक, तो ऊपर कैसे जाएंगे। मतलब ये समझ, हॉर्स समझा देगा, समझा दे। रिफ्ट तो समझ में आ गया हम्म। कि ब्लॉक माउंटेन आर अपवर्ड अपराइट पोर्शन ऑफ द लैंड बिटवीन द टू फॉल्ट, और क्योंकि वर्टिकल देन व्हेन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एक तरीके से लैंड का। when large block of the earth crust are uplifted and tilted along a fault line. Fault is created by the tension forces that pull the crust apart. और फिर block of the crust either are pushed up or down depending on direction of the forces involved. इसका मतलब कि जो फोल्ड माउंटेन है स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन में कंप्रेशन भी होगा, आई थिंक। हाँ, कंप्रेशन भी हो रहा है। कंप्रेशन भी होगा और डाइवर्जन भी है। तो कंप्रेशन में जब डायरेक्शन अगर एक दूसरे सामने है तब फिर हॉर्स फॉर्मेशन होगा, ऊपर तरफ चल जाएंगे टूट करके। हम्म। हम्म। और जब जब डाइवर्जेंस होगा तो रिफ्ट वैली बन जाएंगे हाँ, तो नीचे। रिफ्ट वैली है। ठीक है। तो ये वही है जो हमने अभी पढ़ा है, मिडिल ब्लॉक बिटवीन दी टू। रिफ्ट वैली एक बार देख सकते हैं, प्रोसेस ऑफ रिफ्टिंग। तो इंडिया में कोई एग्जाम्पल है रिफ्ट वैली का? नर्मदा रिफ्ट वैली, विंध्यान और सतपुरा माउंटेन रेंज के बीच में जो है। रिफ्ट वैली। अभी जो फेमस न्यूज में भी बहुत बार हम देखते हैं, अफ्रीकन रिफ्ट वैली हाँ, वो तो है, ठीक है। एंड बाइकाल रिफ्ट वैली रशिया में। दामोदर है, छोटा नागपुर प्लेटो, माही रिवर, तापी रिफ्ट वैली। एंड बिहार के साइड में भी काफी सारे और भी रिफ्ट वैली के एग्जांपल्स। तो बेसिकली एक लो रीजन फॉर्म होता है, लो लैंड रीजन फॉर्म होता है रिफ्ट वैली। उसके बाद आते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स, ऐसे माउंटेन जो कि एक्यूमुलेशन से फॉर्म हो रहे हैं। किसका एक्यूमुलेशन हो रहा है? मोल्टन लावा का और डस्ट का, लिक्विड मड का, एशेस का जो एक्यूमुलेशन हो रहा है उसकी वजह से जो माउंटेन्स फॉर्म हो रहे हैं, वॉल्केनिक माउंटेन्स। पूरी ये जो बेल्ट है, पैसिफिक प्लेट और फिलिपीनियन प्लेट, जो रिंग ऑफ फायर जिसको हम बोलते हैं, सर्कम पैसिफिक बेल्ट, यहाँ पे सारे एग्जाम्पल जो है वॉल्केनिक माउंटेन्स के एग्जाम्पल है। माउंटेन फ्यूजी, मेयन, मिरापी सुमात्रा में, ये सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स के। तो माउंटेन्स ऑफ एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन इन पार्टिकल्स का।
इसके बाद आते हैं रेसिडुअल माउंटेन्स, लास्ट टाइप है ये, जो कि 2 टाइप से फॉर्म होता है। जो इरोजन के प्रोसेस होता है, जो इरोजन होता है सरफेस पे, इरोजन होने के बाद भी जो सराउंडिंग लैंड है उससे ऊपर जो उठा हुआ पार्ट रह जाता है थोड़ा बहुत, उसको हम रेसिडुअल माउंटेन बोलते हैं। एक एक रीजन है वहां पे इरोजन हो रहा है विंड से, ग्लेशियर से, या किसी भी आप सोर्स से सोच सकते हो। उस इरोजन होने के बाद भी जो एक पार्ट है जो बाकी के एरिया से हल्का सा ऊपर उठा हुआ है, बाकी का एरिया से सराउंडिंग एरिया इज लोअर्ड बाय द रेजिस्टेंस, एंड द रिमेनिंग एरिया, जो रिमेनिंग एरिया रह जाता है हल्का सा ऊपर उठा हुआ, उसको रेसिडुअल माउंटेन बोलते हैं। एंड दे कैन ऑल्सो इवॉल्व फ्रॉम प्लेट्यू डिसेंटेड डाइसेक्टेड बाय द रिवर्स, हिल्स और वैली। जो रिवर्स है वो प्लेट्यूज में जब कट करती है, इरोजन करती है, उससे भी ये एक तरीके से फॉर्म हो सकते हैं। डाइसेक्टेड प्लेट्यू का एग्जांपल डेक्कन प्लेट्यू भी है, और स्कॉटलैंड और स्कैंडिनेविया में जो हाईलैंड्स है वो भी रेसिडुअल माउंटेन्स के एग्जांपल है। तो ज्यादा इसका लेवल हाई नहीं होता है प्लेट्यू से। इसके बाद हम देख सकते हैं प्लेट्यू और प्लेट्यू के टाइप। प्लेट्यू ऐसा एलिवेटेड लैंड होता है विच इज डाइसेक्टेड स्टीपली एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेबल लैंड। इसमें भी अलग अलग टाइप होते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्यू होता है, वॉल्केनिक प्लेट्यू होता है। टेक्टोनिक प्लेट्यू जो कि अर्थ के मूवमेंट और अपलिफ्टमेंट की वजह से फॉर्म होता है। इंटरमॉन्ट प्लेट्यू, ऐसा प्लेट्यू दैट इज इनक्लोज्ड बाय द फोल्ड माउंटेन्स, जिसके चारों तरफ हम बोल सकते हैं फोल्ड माउंटेन से घिरा हुआ है, तो इंटरमॉन्ट प्लेट्यू। फॉर एग्जाम्पल तिब्बतन प्लेट्यू, जिसके चारों तरफ हम देख सकते हैं हिमालयाज है, कुनलुन है, बोलिवियन प्लेट्यू जो कि, और इसके अलावा बोलिवियन प्लेट्यू जो कि एंडीज जो रेंज है उनके बीच में लोकेटेड होता है। नाम में ही लिखा हुआ है इंटर माउंटेन, हम्म। बीच में प्लेटो, माउंटेन के बीच। फिर वॉल्केनिक प्लेट्यू जो कि लावा स्प्रेड से फॉर्म होता है। इंडिया में एग्जांपल डेक्कन प्लेट्यू, यूएसए में एग्जांपल कोलंबिया स्नेक प्लेट्यू, और एंट्रिम प्लेट्यू नॉर्दर्न आयरलैंड में। बेसिकली जो लावा है उसकी सॉलिडिफिकेशन की वजह से जो शीट्स बन जाती हैं, जो स्प्रेड हो जाता है सरफेस के ऊपर, उसकी वजह से जो प्लेट्यू फॉर्म होता है वॉल्केनिक। डाइसेक्टेड जो कि रिवर वैलीज बेसिकली एग्जांपल देख सकते हैं, इरोजन की वजह से, रनिंग वाटर, आइस या फिर विंड, वेदरिंग, इनकी वजह से जो प्लेट्यूज फॉर्म होते हैं, डाइसेक्टेड प्लेट्यू। प्लेट्यूज और मिनरल्स फाउंड देयर। अफ्रीकन प्लेट्यू रिच है गोल्ड में, डायमंड, कॉपर, मैंगनीज। देन ब्राजीलियन प्लेट्यू आयरन और मैंगनीज रिसोर्सेज। डेक्कन इंडिया में मैंगनीज, कोल एंड आयरन। फिर वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया दैट इज गोल्ड एंड आयरन रिजर्व्स। सो ये कुछ फेमस प्लेट्यूज हो गए और मिनरल जिनमें वो रिच है। इसके बाद आते हैं प्लेन और प्लेन के टाइप्स। प्लेन एक ऐसा एरिया होता है जो कि लो लैंड एरिया होता है, जिसमें रिवर्स भी होती है, पॉपुलेशन ज्यादा होती है, सेटलमेंट ज्यादा होती है। इंडो गंगेटिक प्लेन्स बोल सकते हैं, मिसिसिपी प्लेन्स। इसके बाद प्लेन्स में भी टाइप होते हैं, स्ट्रक्चरल प्लेन्स होते हैं, डिपोजिशनल प्लेन्स होते हैं। स्ट्रक्चरल प्लेन्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रक्चरली डिप्रेस्ड है, नेचुरली लो लैंड एरियाज हैं, जो आसपास का रीजन है उससे नेचुरली जो थोड़ा नीचे का एरिया है, प्लेन एरिया है, स्ट्रक्चरल प्लेन उनको बोलते हैं। हॉरिजॉन्टली बेडेड रॉक्स जो नेचुरली ऐसा है उसको स्ट्रक्चरल प्लेन्स बोलते हैं। रशियन प्लेटफॉर्म, ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूएसए, या फिर सेंट्रल लो लैंड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये इसका एग्जाम्पल हो जाता है। इसके बाद डेपोजिशनल प्लेन्स जो कि मटेरियल के अलग अलग जो एजेंट्स है, रिवर या फिर आइस शीट्स या फिर ग्लेशियर, विंड्स, इनकी वजह से जो डेपोजिशन हुआ है, उनकी वजह से जो प्लेन फॉर्म हुआ है, तो डेपोजिशनल प्लेन्स नेम में ही है इसके। इसके बाद रिवर्स ब्रिंग डाउन द सेडिमेंट टू द लोअर कोर्सेज एंड दे मेक एलुवियल प्लेन्स, फ्लड प्लेन्स एंड डेल्टेइक प्लेन्स। नाइल डेल्टा जिसको हम बोल सकते हैं वो इसका एग्जाम्पल हो जाता है, या फिर जो इंडो गंगेटिक प्लेन भी है हमारा। फिर नॉर्थ चाइना प्लेन, ठीक है, थिक मैंटल ऑफ एलुवियन। फिर ग्लेशियर या फिर आइस शीट से जो बनते हैं। फिर यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, पेनी प्लेन्स और पेडी प्लेन्स। एक बार थोड़ा डिटेल में आप इसको सर्च कर लो साथ में। फिर एओलियन डिपॉजिट्स। एओलियन डिपॉजिट्स ऐसे डिपॉजिट्स जो कि विंड अपने साथ जो लूज पार्टिकल्स लेके आ रही है डेजर्ट के साइड से, उनको हम एओलियन डिपॉजिट्स बोलते हैं। हिल्स, वैलीज, प्लेन सारी चीजें फॉर्म करते हैं।
तो बेसिकली ऐसे पार्टिकल, फाइन लूज पार्टिकल्स जो कि डेजर्ट या फिर बैरन सरफेस से आ रहे हैं, उनको बोलते हैं। प्लेटियो इन द नॉर्थ वेस्ट चाइना या फिर पैम्पस ऑफ अर्जेंटीना एओलियन डिपॉजिट्स के एग्जाम्पल हो जाते हैं। इसके बाद इरोजनल प्लेन्स, ऐसे प्लेन्स जो कि इरोजन नाम से ही है, रेन, रिवर, आइस, इनके इरोजन की वजह से जो प्लेन फॉर्म हो रहा है, इनको हम पेनी प्लेन्स भी बोलते हैं। तो पेनी प्लेन्स ह्यूमिड कंडीशंस में फॉर्म होते हैं एंड द हिल्स आर बीइंग लोअर्ड एंड दे आर बीइंग वॉर्न बैक टू गिव एन अनड्यूलेटिंग लो लैंड। इरोजन की वजह से जो फॉर्म होते हैं उनको पेनी प्लेन्स बोलते हैं। और फिर पेडी प्लेन्स जो कि विंड स्वीप अवे मच ऑफ द इरोडेड डेजर्ट पार्टिकल्स। तो पेनी प्लेन्स में बेसिकली हिल्स का इरोजन हो रहा है और पेडी प्लेन्स में जो डेजर्ट मटेरियल है वो इरोड हो रहा है and it is lowering the level of the land and it is forming extensive plains, arid या फिर semi arid regions में जो weathering हो रही है उसको पेडी प्लेन्स बोलते हैं। और जो हिली एरियाज में इरोजन हो रहा है उसको पेनी प्लेन्स बोलते हैं। अब इसमें मैं ऐड करूंगा कि जैसे से याद कर सकते हैं। पेनी प्लेन हो गया कि दे आर ओल्डेस्ट हाईली वेदर्ड, पूरा वेदरिंग हो चुका है पेनी प्लेन में, एकदम लो लाइन, जेंटली स्लोपिंग, एक्सटेंसिव इरोजन, रिलेटिवली फ्लैट टोपोग्राफी, लो रिलीफ टोपोग्राफी। तो ये पेनी प्लेन हो गया। पेडी प्लेन मतलब कि यहाँ पर जेंटली स्लोपिंग, थोड़ा स्लोप रहेगा ही उसमें, कॉम्बिनेशन इरोजन भी होगा, डिपोजिशन भी होगा, मोर ग्रेजुअल प्रोसेस और यंग रहेंगे एक कंपेयर टू पेनी प्लेन से। और दूसरा कि दे आर मोर एक्टिव। तो तो इरोजन पेडी का हाँ, एग्जाम्पल हरियाणा में देखते हैं हम, लोअर शिवालिक रेंज में पेडी प्लेन्स मिलते हैं। तो जेंटल स्लोप लिखा है लेकिन पेनी प्लेन पूरे लो लैंड रहेंगे, एकदम सबड्यूड टोपोग्राफी। ये हो गया एसेंस पेनी प्लेन और पेडी प्लेन के बीच में। तो जो पेनी प्लेन्स है वो लो लैंड रहेंगे बट जो पेडी प्लेन्स है उसमें शार्प रिलीफ मिलेगा हमें, यही कह रहे हो ना? नहीं, जेंटल स्लोप रहेंगे, शार्प नहीं हो सकता ना क्योंकि दोनों इरोजन हो गई दोनों में। ठीक। जेंटल स्लोप रहेंगे। ओके, तो ये यू हिली कैन एरियाज में कंप्लीट। रहेंगे एंड ये एरिड और सेमी एरिड एरियाज में रहेंगे पेडी प्लेन। ठीक है, सो वी दे कैन पेडी प्लेन कंटिन्यू। दे अकर इन फुट ऑफ द माउंटेन्स एंड हिल्स, वैली के आसपास रहते हैं, पेनी वैली के बाद। लेकिन जो पेनी प्लेन पेडी प्लेन जो पेनी प्लेन है वो तो गैंजेटिक बेल्ट पूरे प्लेन एरिया में रहेंगे, कंडीशन लोअर टिप एंड लो लैंड। Okay, we can continue in next class. Thank you.